अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट क्लिनिकल रीजनिंग इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रैक्टिस। ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्लिनिकल रीजनिंग का मतलब है थिंकिंग प्रोसेस जो कि एक थेरेपिस्ट यूज़ करता है क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करने में और जब जब ज़रूरत हो तब तब थेरेपी को एडजस्ट करने में। ठीक है। फॉर एग्जांपल थेरेपी चल रही है लेकिन वहाँ पे क्लाइंट थेरेपिस्ट को कुछ फील हुआ कि इस वजह से इस क्लाइंट की जो कंडीशन है या जो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही या कुछ भी इस तरह, तो वो वहाँ पे जो है थेरेपी को फिर चेंज कर सकता है। ठीक है। या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब बेसिकली थेरेपिस्ट क्या पूछेगा यहाँ पे कि हो क्या रहा है। ठीक है। ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। ठीक हो गया। अब क्लिनिकल रीजनिंग ये एक सेफ और इफ़ेक्टिव थेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। सिंपल वर्ड्स में कि थेरेपी के दौरान स्मार्ट और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है, ये जो है गेसिंग नहीं होती है बल्कि केयरफुल थिंकिंग होती है जो कि बेस करती है असेसमेंट के रिजल्ट्स पर, क्लाइंट के गोल्स पर, थेरेपिस्ट की नॉलेज पर, सेशन के दौरान जो ऑब्जर्वेशन हो रही होती है उन पर इनका बहुत ज़्यादा होता है और क्लाइंट के रिस्पॉन्स का कि क्या है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। क्लाइंट के रिस्पॉन्स को भी देखा जाता है कि क्लाइंट का रिस्पॉन्स जो ट्रीटमेंट पे कैसा जा रहा है। ठीक है। अब हमारे पास क्लिनिकल रीजनिंग आखिर होगी कब। ठीक है। जब पूरी थेरेपी के प्रोसेस के दौरान क्लिनिकल रीजनिंग जो है वो यूज़ होती है। कैसे? स्टार्ट में डिसीजन करना कि कौन सी असेसमेंट जो है वो यूज़ की जाएगी और थेरेपी के दौरान डिसाइड करना कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो यूज़ की जाएगी और इसके बाद भी थेरेपी के बाद भी प्लान करना, प्लान को चेंज किया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें के प्लान को चेंज किया जाए या ना चेंज किया जाए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक हो गया। अब मतलब कि ओवरऑल जो आपकी क्लिनिकल रीजनिंग है वो होल थेरेपी सेशन में आपका जो है यूज़ हो रही होती है हर जगह पे। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्लिनिकल रीजनिंग की कुछ टाइप्स हैं वो हैं, सबसे पहले आ जाती है इसमें प्रोसीजरल रीजनिंग। ठीक हो गया। अब ये कंडीशन और ट्रीटमेंट के स्टेप पे फोकस करता है। कहाँ पे इसका फोकस होता है? कंडीशन पे और ट्रीटमेंट के स्टेप्स पे। ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स जो है वो ट्रीटमेंट में हो रहे हैं। अब थेरेपिस्ट क्या सोचेगा इसमें कि डायग्नोसिस क्या है, कौन सी एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्किल को इम्प्रूव करेंगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल वीक ग्रिप के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज चूज़ करेंगे, लाइक हैंड स्ट्रेंथनिंग की हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है वो इंटरैक्टिव रीजनिंग है। ठीक है। इंटरैक्शन, नाम से ही पता लग रहा है कि इसका फोकस जो है वो कम्युनिकेशन और क्लाइंट थेरेपिस्ट के रिलेशनशिप पे होता है। ठीक हो गया। अब इसमें थेरेपिस्ट क्या सोचेगा कि मुझे कैसे इस बच्चे के साथ बात करनी चाहिए या मुझे कैसे इस पेशेंट को मोटिवेट करना है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल थेरेपी को जो अगर एक बच्चा है आपके पास, ठीक है, वो उसको आपने ट्रीटमेंट देना है तो आपने थेरेपी को एज एन एक्सरसाइज या इस तरह नहीं प्रेजेंट करना, उसके सामने एज अ गेम प्रेजेंट करना है। ठीक है। ताकि जो है वो चाइल्ड है वो उसमें मोटिवेट होके या दिलचस्पी लेके जो है वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है। नेक्स्ट टाइप इसमें आ जाती है कंडीशनल रीजनिंग। अब ये क्लाइंट के फ्यूचर और रियल लाइफ सिचुएशन पे फोकस करता है। ठीक है। फ्यूचर पे और रियल लाइफ सिचुएशन पे। ठीक है। इसमें जो थेरेपिस्ट है वो क्या सोचेगा या ये क्या थिंक करेगा कि ये पर्सन स्कूल या घर में कैसे मैनेज करेगा। ठीक है। कौन सा लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो इस पेशेंट के लिए या इस क्लाइंट के लिए बेस्ट है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल जो है अगर ऑटिज्म का बच्चा है उसके लिए आपने स्कूल स्ट्रेटजीज प्लान करनी है। ठीक है। कि इसके लिए हम लोग स्कूल में ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो एडजस्ट करवाएंगे। ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाता है नेक्स्ट इसकी टाइप, प्रैग्मेटिक रीजनिंग। अब प्रैक्टिकल रियलिटीज कंसीडर होती हैं इसमें। ठीक है। प्रैग्मेटिक रीजनिंग रीजनिंग में कौन सी होती हैं? प्रैक्टिकल रियलिटीज कंसीडर होती हैं। टाइम अवेलेबिलिटी के बारे में जो है वो थेरेपिस्ट सोचेगा। ठीक है। क्लिनिक रिसोर्सेज के बारे में सोचेगा इसमें और फैमिली सपोर्ट के बारे में सोचेगा और फाइनेंशियल लिमिट्स के बारे में सोचेगा। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल रियलिटीज़ कौन सी होती हैं कि अम, ऐसी होम एक्सरसाइजेज चूज़ करना एक क्लाइंट के लिए जो कि एक्सपेंसिव टूल्स पे डिपेंड ना हो। ठीक हो गया। जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई बंदा जिम कर रहा है, ठीक है, अब एक बंदा है वो जिम कर रहा है, ठीक है, और उसने अपने घर में जिम के सारे टूल्स लेके आया है, लेकिन एक बंदा है जो कि जिम करना चाहता है लेकिन उसके पास टूल्स नहीं है।
तो वो क्या करेगा अपने लिए सीमेंट वगैरह के बॉक्सेस बना लेगा एज अ डंबल, उसको यूज़ कर लेगा या इस तरह, ठीक है। तो ऐसी एक्सरसाइजेज उसके लिए रखना जो कि एक्सपेंसिव बिल्कुल भी ना हो, ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको अगर देती हूँ इन सब टाइप्स को मिक्स करके, ठीक है। स्ट्रोक की एक पेशेंट है, उनको स्ट्रोक है और स्ट्रोक की वजह से वो जो है शर्ट के बटन नहीं बंद कर सकती हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्टेप बाय स्टेप सोचेगा कि क्या हैंड वीक है इस बंदी का, ठीक है, क्या फिंगर की कोऑर्डिनेशन पुअर है, क्या इसकी ड्रेसिंग स्टेप्स के बारे में ये कंफ्यूज हैं, ठीक है, जो पेशेंट हैं, और बैठने के दौरान क्या सिटिंग बैलेंस इनका पुअर है, ठीक है। लाइक ये सब चेक करने के बाद थेरेपिस्ट को मेन प्रॉब्लम पता लग जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको मेन पता लग गई है, ठीक है, कि फिंगर कंट्रोल और वन हैंड यूज़ है, इस वजह से जो है उनका ये इशू है, ठीक है। अब थेरेपी का फोकस होगा लार्ज बटन्स को प्रैक्टिस करना, ठीक है, छोटे बटन नहीं बल्कि लार्ज बटन, ठीक है, ताकि उसको थोड़ी आसानी हो इसमें। एक हैंड यूज़ करने से जो है वो करने के तरीके करना, कि ड्रेसिंग मेथड्स जो है वो ट्रेन करना, ऐसे ड्रेसिंग मेथड जिससे कि एक हैंड यूज़ हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्लिनिकल रीजनिंग है, ठीक है। ये मैंने वन एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दी है क्लिनिकल रीजनिंग, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास कि क्लिनिकल रीजनिंग के बगैर जो उसकी क्या होंगे प्रॉब्लम्स, क्या होंगे अगर हम लोग क्लिनिकल रीजनिंग के बगैर ही एक थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो थेरेपी है ना आपकी, वो रैंडम हो जाएगी, ठीक है। मे बी हम लोग ऐसी स्किल्स ट्रेन करवा दें जो कि गलत हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है वो क्लाइंट की रियल नीड से मे बी मैच ना करे, गॉट इट। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इस वजह से। तो इस वजह से जो हमारे पास क्लिनिकल रीजनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी को हम ऑपोजिट ले लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को, कि इस अगर हम क्लिनिकल रीजनिंग यूज़ करेंगे तो हमारी थेरेपी जो है वो गोल ओरिएंटेड हो जाएगी, ठीक है। हमें पता हो जाएगा कि हमने क्या चीज़ करनी है इसमें। आप जो है सही स्किल्स ट्रेन करवा सकेंगे, आपका प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। और उससे जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो आपकी रियल नीड्स के साथ मैच करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो केस बेस्ड डिस्कशन, ठीक है। केस के ऊपर बेस करने वाली डिस्कशंस, ठीक है, लेकिन इसमें जो आपकी केसेस हैं वो रियल लाइफ होने चाहिए, लाइक रियल केसेस होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ, इसका मतलब है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस को सीखना या एवेलुएट करना कैसे, रियल पेशेंट केस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करके, ठीक है। जो स्टूडेंट्स या इंटर्न्स या जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो क्लाइंट्स के कंडीशन को, असेसमेंट की फाइंडिंग्स को, ट्रीटमेंट के प्लान को और इसके साथ जो आउटकम आता है ना उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि प्रोफेशनल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकें, ठीक हो गया। आई रिपीट कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं और जो थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में बैठ के क्लाइंट की कंडीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी असेसमेंट जो उन्होंने अपने थेरेपी के दौरान की होती हैं, ठीक है, सेशंस के दौरान उन्होंने की होती हैं, उनकी फाइंडिंग्स को वो लोग डिस्कस कर लेते हैं, उनके ट्रीटमेंट के प्लान को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये इसकी फाइंडिंग्स हमने की हैं और उसके बाद हमने ये ट्रीटमेंट प्लान किया है कि हम लोग ये करेंगे। एंड देन उसकी जो आउटकम्स हैं उन सबको डिस्कस करते हैं ताकि उनकी प्रोफेशनल थिंकिंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। एक पेशेंट की फॉर एग्जांपल हम एक पेशेंट की स्टोरी ले लेते हैं, ठीक है, उसे एक साथ या एक ग्रुप में एनालाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग लर्न करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या जो है कर लिया है और क्यों किया है ये सब कुछ हमने, ठीक हो गया। अब इसका पर्पस क्या है, इसका एम ये है कि क्लिनिकल रीजनिंग इम्प्रूव करने के लिए जो है वो थ्योरी को रियल पेशेंट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहला, ठीक है। अ, उसके बाद ये है कि करेक्ट असेसमेंट मेथड्स जो है इससे हम लोग सीख सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम मिस्टेक्स जो हमारी आई हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेटर ऑप्शंस को हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब केस डिस्कशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होती है, सबसे पहले आ जाता है इसमें क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक, ठीक है। अब क्लाइंट के बैकग्राउंड चेक में क्या आ जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन उससे ले ली जाती है क्लाइंट से, जैसे कि उसकी एज क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है,
उसकी फैमिली सपोर्ट कैसी है, ठीक है? और उसका मेन कंप्लेंट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? उसके अपने बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने उसकी एक क्लाइंट आया आपके पास, आपने उसकी पूछ ली जी एज, तो इसकी एज आ गई 60 ईयर। देन हम लोग उसका जेंडर पूछ लेते हैं, तो वो मेल है, ठीक है। देन उसका हम लोग पूछते हैं डिजीज़, पोस्ट स्ट्रोक है उसे, ठीक है। डिफ़िकल्टी उसे है वॉकिंग और ड्रेसिंग में, ठीक हो गया। देन उसके बाद आ जाते हैं आपने जब बैकग्राउंड चेक कर लिया उसका, ठीक है, बैकग्राउंड हिस्ट्री ले लिया आपने। देन आपने उसका ले लेना मेन फंक्शनल प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फ़ोकस किसके ऊपर होगा? डेली लाइफ़ में, ठीक है। जो क्लाइंट है वो डेली लाइफ में क्या-क्या नहीं कर सकता, ठीक है? लाइक इंडिपेंडेंटली वो बात नहीं ले सकता, हैंड ग्रिप वीक है उसकी, ठीक है? पुअर बैलेंस है उसका, और जब इस वजह से जो है वो वापस अपने काम की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है? जो वो उसका पेशा था, जो वो करता था, उसकी तरफ वो दोबारा नहीं जा सकता या उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है? तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमेशा फंक्शन पे फोकस करता है, सिर्फ डिजीज़ पे नहीं करता, ठीक हो गया? देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास असेसमेंट फाइंडिंग्स, ठीक है। अब डिस्कस करना कि थेरेपिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व और टेस्ट किया है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है? मसल स्ट्रेंथ आ जाती है, उसकी कोऑर्डिनेशन आ जाती है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी आ जाती है और इन्वायरमेंटल बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। देन आता है ट्रीटमेंट प्लान। अब एक्सप्लेन करना कि कौन सी थेरेपी जो है इस क्लाइंट के लिए चूज़ की जाएगी और क्यों उसके लिए चूज़ की जाएगी ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैंड स्ट्रेंथिंग ग्रिप के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ड्रेसिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और बाथरूम सेफ्टी जो है वो मॉडिफिकेशन कर लेंगे हम उसके लिए। केयर गिवर एजुकेशन हम उसको देंगे और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हर डिसीजन के पीछे का रीज़न हम देखेंगे, ठीक है। कि हमने अगर ये लिया है डिसीजन तो इसका रीज़न क्या है, हमने क्यों ये डिसीजन लिया, ठीक है। देन है हमारे पास आउटकम एंड रिव्यू। ये सब कुछ करने के बाद, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो आपका आ जाता है फिर आउटकम एंड रिव्यू आ जाता है, ठीक है। अब फाइनली क्या डिस्कशन होगी कि क्या क्लाइंट या पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई है या नहीं, जो हमने उसके ऊपर थेरेपी या एक्सरसाइज जो हमने उसको दी हैं उसकी वजह से उसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई है या नहीं इम्प्रूव हुई, ठीक है। किस चीज़ ने अच्छे से काम किया है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास इसी तरह का दूसरा पेशेंट आए, आए जिसका सिम्टम्स सेम हों, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी जो थेरेपी है उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। अब इससे प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो डेवलप होगी ये सारी चीज़ें करने से, ठीक है। ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस के बाद जो एक हमारे पास वुमेन आई है उनको आर्थराइटिस था, ठीक है। और आर्थराइटिस के बाद वो जो है कुक नहीं कर सकती, ठीक है। अब केस डिस्कशन क्या बात फोकस करेगी, किस बात पे फोकस होगी इसका कि कौन से किचन टास्क जो है वो इस वुमेन के लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। या फिर कौन से अडेप्टिव टूल्स जो है वो इसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ-साथ के जॉइंट स्ट्रेन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और एनर्जी सेविंग टेक्निक्स जो हैं वो कैसे ट्रेन हो कराई जाएँगी, ठीक हो गया। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के स्टूडेंट्स या इंटर्न्स हैं ना, उनकी हेल्प करता है ये कि वो रियल थेरेपिस्ट की तरह सोचें, ठीक हो गया इससे। देन उसके बाद के उनका जो वाइवा एग्ज़ाम है उनके लिए उनको प्रिपेयर करता है। क्लिनिकल सेटिंग में जो है वो उनकी कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी हो जाती है और रियल पेशेंट सिचुएशन से जो है वो सीखेंगे, ठीक है। उनको रियल पेशेंट सिचुएशन से ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलता है, ठीक हो गया। देन आ जाती है हमारे पास हैंड्स ऑन एक्टिविटी एनालिसिस प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसका मतलब है कि एक रियल डेली टास्क लेना, उसको परफॉर्म या ऑब्जर्व करना और फिर उसे स्टेप्स या स्किल्स में ब्रेक करना, ठीक हो गया। तो इससे सिर्फ थ्योरी को पढ़ने की बजाय जो स्टूडेंट है ना या जो थेरेपिस्ट है वो एक्टिविटी करता है और स्टडी करता है कि कौन सी एबिलिटीज़ रिक्वायर हैं और कहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है। मतलब खुद टास्क करना, ठीक है। कोई भी टास्क जो है वो आपने देखा और उसके बाद आपने उसको खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। उसको फिर पार्ट्स में डिवाइड करना और देखना कि कौन सी स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे रिक्वायर है, ठीक है, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
इससे क्या होगा कि जो आप किसी भी एक्टिविटी को पढ़ते हैं ना, तो मे बी आपसे कुछ स्मॉल छोटी-छोटी सी जो डिटेल्स होती हैं वो मिस हो जाएँ। लेकिन जब आप उसे परफ़ॉर्म करते हैं तो खुद को आपको फिर नोटिस करते हैं कि कौन-सी मूवमेंट्स की जो है यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ या बैलेंस जो है वो रिक्वायर है, ठीक है? और कहाँ-कहाँ पर जो है वो अटेंशन या मेमोरी की नीड हुई है, ठीक है? या यूज़ हुई हैं और कौन सा स्टेप है जो कि इस पूरे एक्टिविटी में हार्डेस्ट है, ठीक है? अब इससे थेरेपिस्ट की हेल्प होगी कि वो बेटर ट्रीटमेंट प्लान करें, ठीक हो गया? अब ये कैसे करेंगे, ठीक है? ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी एनालिसिस जो है ना, इसके स्टेप्स क्या-क्या हैं, ठीक हो गया? इसका स्टेप 1 आ जाता है रियल एक्टिविटी चूज़ करना, ठीक है? लाइक एक नॉर्मल डेली टास्क ले लेना, जैसे कि आप ले लेते हैं शर्ट को बटन करना या फिर टी मेकिंग, बॉटल ओपन करना, ठीक है? कुछ भी आप इसमें से रियल एक्टिविटी चूज़ कर लें। देन सेकंड स्टेप आ जाता है कि आपने परफॉर्म या ऑब्जर्व करना है, ठीक है? टास्क को, एक्टिविटी को स्लोली खुद परफॉर्म करना या किसी दूसरे बंदे को उस एक्टिविटी को करते हुए आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है? उसको देखना है, ठीक है? अब हर छोटे से छोटे मूवमेंट को भी आपने छोटे से छोटे एक्शन पे भी आपने जो है वो अटेंशन पे करनी है, ठीक है? देन स्टेप 3 आ जाता है इसमें कि टास्क जो है उसको सिंपल या स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है? हर स्टेप को आपने जो है वो ऑर्डर में लिखना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आपने अगर चूज़ की है टी मेकिंग, ठीक है? तो आपने क्या अब देखना होगा इसमें, सबसे पहले जो है आपने केटल को फ़िल करना है, ठीक है? फिर उसको चूल्हे पे रखना है आपने, फिर उसने कप आपने उठाना है, फिर आपने उस कप के अंदर टी बैग को रखना है, ठीक है? फिर उसके अंदर आपने पानी डालना है, फिर आपने सेफ़ली जो है वो कप को पकड़ना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। देन स्टेप 4 जो है इसमें आता है रिक्वायर्ड स्किल को आइडेंटिफाई करना, ठीक है? कौन-कौन सी स्किल्स की ज़रूरत हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना हर स्टेप पे कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हुई है, ठीक है? कौन-कौन सी एबिलिटीज़ सॉरी की ज़रूरत हुई है यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें आ जाएगा कि हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिंगर कंट्रोल आ जाएगा, स्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा, विजुअल स्किल्स आ जाएँगी, ठीक है? फॉर अगर आपने टी मेकिंग सेलेक्ट की है ना, तो उसमें आपकी जो है वो कप पकड़ने के लिए आपका हैंड ग्रिप आ जाएगा स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद फिंगर कंट्रोल आपका आ जाता है। खड़े होके अगर आपका है शेल्फ वगैरह है वहाँ पे आपका चूल्हा पड़ा हुआ है तो आप खड़े होने की बैलेंस का आपका आ जाता है, ठीक है? स्टैंडिंग बैलेंस एंड देन उसके बाद आप देख के ही काम करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, तो विजुअल स्किल्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है? देन स्टेप 5 आ जाता है आपका पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं, ठीक है? वो सोचना है आपने, ठीक है? कि अगर पेशेंट इस टास्क को ना कर पाया तो रीज़न क्या होगा, ठीक है? इस चीज़ का। आया उसकी पुअर मेमोरी है, उसका वीक हैंड ग्रिप है, उसको या गर्म पानी से डर लगता है, फ़ियर ऑफ हॉट वाटर, ठीक हो गया? फिर उसके बाद आपने देखना है कि किचन सेटअप जो है वो कैसा है, सेफ़ है या अनसेफ़ है, ठीक है? अब सिंपल प्रैक्टिस एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, ठीक है, वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल शर्ट बटन करना चाह रहे हैं, ठीक है? बटन अप करना चाह रहे हैं शर्ट को। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, कौन-सी स्किल रिक्वायर होंगी, कौन-सी एबिलिटीज़ होंगी और क्या-क्या इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है? अब शर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप शर्ट बटन अप करना चाह रहे हैं, तो आपने शर्ट पकड़नी है, ठीक है? फिर आप क्या करते हैं, आप अपना जो है वो शर्ट का बटन ढूँढते हैं, ठीक है? फिर आपने उस शर्ट के बटन को होल के साथ अलाइन करना होता है, ठीक है? उसमें जो होल है शर्ट का, उसमें आपने बटन को फिक्स करना होता है, ठीक है? और फिर बटन को दूसरी साइड से आपने पुल करना होता है, ठीक है? एंड देन आपकी जो शर्ट है वो बटन अप हो जाती है। इसी तरह सारे बटन्स के साथ आपने प्रोसेस करना होता है, ठीक है? अब इसमें स्किल्स जो नीड हैं वो फिंगर कोऑर्डिनेशन है, वो विज़न है, वो हैंड ग्रिप है, स्ट्रेंथ है और अटेंशन है, ठीक है? अब इसमें जो हम डिफ़िकल्टीज़ सोचें कि कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं या पॉसिबल हैं, तो उसमें आ जाता है अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो वो स्ट्रगल करेगा। किस चीज़ में? वन हैंड वीकनेस होगी उसको, उसकी वज़ह से उसका स्ट्रगल होगा और उसकी पुअर कोऑर्डिनेशन होगी, उसकी वज़ह से उसका स्ट्रगल होगा, ठीक है? तो फिर हम लोग उसके लिए उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें उसके लिए बेस्ट हैं, ठीक है? तो आज का ये आपका टॉपिक यही था कल इंशाल्लाह फिर हम लोग लेक्चर 4 के लिए प्रिपेयर होंगे।